हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और इसका नेम है हैलोजन डेरिवेटिव। ये क्लास 12 का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट डाउन करना है और अच्छे से रिवाइज करना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ लेना है। देखो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें ओनली 2 लेक्चर लगेंगे, बिकॉज इसका मैक्सिमम और मेजर पार्ट हम जीओसी 2 में कवर कर चुके हैं। तो जीओसी 2 में कहां कहां से आपको रिवाइज करना है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी चीजें इसमें बची हुई है वो इन 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ पूरी एनसीईआरटी भी कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप एक काम किया करो, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर लिया करो। इसका बेनिफिट ये होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो हैलोजन डेरिवेटिव। अब यहां पे क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव की अगर बात की जाए, जैसे यहां पे कोई हाइड्रोकार्बन है तो इस हाइड्रोकार्बन में से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और यहां पे हैलोजन एटम लगा दें तो ये क्या बनेगा, RX बनेगा। दिस इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक, अब हैलोजन डेरिवेटिव आपके 2 टाइप के होते हैं। देखो, अगर मान लीजिए ये एल्काइल ग्रुप जो है R जो है, ये एल्काइल ग्रुप अगर आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है तो इसको हम कहेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक, और अगर मान लीजिए यहां पे ये R ग्रुप आपका एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसको हम कहेंगे अराइल हैलाइड। ठीक, अराइल हैलाइड, समझ आ। अब अल्काइल हैलाइड को फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मोनो हैलो डेरिवेटिव, एक डाई हैलो डेरिवेटिव, एक ट्राई और एक टेट्रा। मोनो हैलो डेरिवेटिव, डाई हैलो डेरिवेटिव, ट्राई हैलो डेरिवेटिव और टेट्रा हैलो डेरिवेटिव। ठीक, टेट्रा हैलो डेरिवेटिव, समझ आ रहा है। अब इनमें ये जो मेनली हम मोनो हैलो डेरिवेटिव पे फोकस करते हैं, यहां पे ये आपके फर्दर कितने टाइप के होते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, चाहो तो आप ये साथ के साथ लिख लो, क्योंकि ये चीजें सबको पता है। फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, अब इसके बाद यहां पे अराइल हैलाइड जो आएंगे आपके, जैसे बेंजीन हो गया। ठीक, ये आपके अराइल हैलाइड है। चलो इसको हम आगे करेंगे, यहां पे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, बस टेबल बना लो। अच्छा, इसके अलावा आपके 2 टाइप और हम पढ़ते हैं आगे। एक तो हम पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड और एक पढ़ते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। देखो, एलाइलिक में क्या है, ये आपका एलाइल ग्रुप होता है, यहां पे ये आपका एलाइल ग्रुप है। अगर इसके हैलोजन लग गया, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। ठीक, एलाइलिक हैलाइड बन गया ये। और बेंजाइलिक आपको पता है, टोलिन में CH3 ग्रुप से अगर एक वैलेंसी फ्री कर देंगे तो ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप है। और यहां पे अगर OH लगा देते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल बनता है, और यहां पे अगर आपने हैलाइड लगा दिया तो बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड जो आप पढ़ रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है जो है ना। देखो, विनाइलिक में क्या होता है, ये आपका देखो इथीन के ऊपर अगर एक वैलेंसी फ्री कर दें, ये विनाइल ग्रुप होता है। यहां पे हैलोजन एटम अगर आपने लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये आपका विनाइलिक हैलाइड बन जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर यहां पे बात की जाए, जैसे ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इस पे एक वैलेंसी फ्री कर दो। ठीक, ये अराइल ग्रुप बन गया और यहां पे अगर आपने हैलोजन एटम लगा दिया, ये आपका अराइल हैलाइड बन जाएगा। समझ आ रही बात। ये आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे यही डिटेल दे रखी है, जो एक एक पॉइंट मैंने आपको पूरा टेबल के फॉर्म में बता दिया, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना, अब आपको बिल्कुल सिंपली वो सब समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे मेन रिएक्शंस पे हम बढ़ते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मोनो हैलो डेरिवेटिव सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर डाई हैलो डेरिवेटिव, ट्राई हैलो डेरिवेटिव, टेट्रा हैलो डेरिवेटिव और लास्ट में हम पढ़ेंगे अराइल हैलाइड। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आप हेडिंग लिख लो, मोनो हैलो डेरिवेटिव, मोनो हैलो डेरिवेटिव। ठीक है, और सबसे पहले क्या सीखेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे, मोनो हैलो डेरिवेटिव का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, अब एक काम करना, अब आप ये देखना कि कोई भी टीचर है उसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीक्वेंस में कैसे याद रहती है।
अभी जो चीज मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा ना वैसे ही हम याद रखते हैं और ऐसे ही आपको याद करने की कोशिश करनी है। ऐसे ही कोशिश करना है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ऐसे ही कोशिश करना है कि आप अपने माइंड में रिमाइंड करें। कैसे करेंगे? देखो, सबसे फर्स्ट मेथड मुझे क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड बनाना है। समझ आ रही बात? मोनो हैलो डेरिवेटिव। कोई डाउट है क्या इसमें? देखो, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करें, किससे बनाएं भाई? पहला चैप्टर आप कौन सा पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? एल्केन। तो लिखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो डेरिवेटिव फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाएंगे? अगर आपको याद हो, एल्केन में आपने पढ़ा किससे बनाते हैं? FrSr। और FrSr हमने कहां पढ़ी थी भाई? ये GOC2 में पढ़ी थी, याद आ रहा है? ठीक, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, एल्केन ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? Cl2H के साथ। क्या बन जाएगा? एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। याद आ रहा है कुछ? ठीक, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ऐसे रिमाइंड करना है। सेकंड हमने क्या पढ़ा? सेकंड हाइड्रोकार्बन कौन सा पढ़ा था? फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें दो रिएक्शंस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। एक तो हमने पढ़ी थी EAR और सेकंड हमने पढ़ी थी FrAr। याद आ रहा है? ER में आपने एडिशन पढ़ा था ना भाई, HX का एडिशन पढ़ा था, याद आ रहा है? ठीक, और FrAr पढ़ी थी आपने HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मायोक्रास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बना था। इसमें मार्कोनिको मेजर प्रोडक्ट बनता है, इसमें एंटी मार्कोनिको मेजर प्रोडक्ट बनता है। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? जीओसी में हमने पढ़ा था। ठीक, फिर इसके बाद थर्ड जो आपका आता है, यहां पे आप एल्काइन लिख सकते हो, लेकिन एल्काइन से हम मेनली क्या बनाते हैं? डाई हैलो डेरिवेटिव बनाते हैं। ठीक, तो फ्रॉम एल्कीन के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? एल्कीन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? यहां पे हम कर सकते हैं फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव। अब आप बोलेंगे सर हैलोजन डेरिवेटिव से आप हैलोजन डेरिवेटिव ही कैसे बना रहे हो? यही तो आपका डाउट आ रहा है। समझ आई बात? तो कैसे बनाएंगे? देखो, यहां पे दो रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। कैसे? यहां पे क्या करते हैं हम? हैलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ते हैं। इसमें दो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? रिमाइंड करने की कोशिश करो, बोलो भाई। पहली हमने पढ़ी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक। और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? दूसरी हमने पढ़ी थी श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब रिमाइंड करने की कोशिश करो, इनमें हमने क्या क्या पढ़ा? फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था, जैसे अगर अपने को अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड दे दिया जाए और उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो वहां से क्लोरीन हट जाएगा और क्या लग जाएगा? क्लोरीन या ब्रोमीन हट जाएगा और वहां पे क्या लग जाएगा? आयोडीन लग जाएगा। तो ये अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है। तो आपने क्या किया? हैलोजन एक्सचेंज किया नहीं किया? क्लोराइड की जगह या ब्रोमाइड की जगह फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप क्या लेके आए? आयोडाइड लेके आए। समझ आया कि नहीं आया? फिर हमने पढ़ी थी श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? श्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड है या इथाइल ब्रोमाइड है, उसकी रिएक्शन AgF के साथ करवा दी जाए तो वहां पे ब्रोमाइड की जगह क्या बन जाता है? आपका फ्लोराइड बन जाएगा। दोनों नेम रिएक्शन है, दोनों एनसीईआरटी की रिएक्शन है, मैंने बोला था याद करनी है। तो यहाँ पे क्या है? ये SN2 मैकेनिज्म से, ये SN2 मैकेनिज्म से दोनों हमने पढ़ ली थी, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एल्कोहल। देखो, पहले हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से कैसे बनाएंगे भाई? एल्कोहल्स की अगर बात की जाए, बोलो एल्कोहल से बनाने के मेथड क्या क्या है? एक तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला कि HX के साथ हीट कर दो, HX के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक। ये करवा था आपने। और क्या कर सकते हैं आप? PCl5 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, याद आ रहा है? सब GOC2 में पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं? SOCl2 के साथ। ये याद आया कुछ? डार्जन्स रिएक्शन है, डार्जन्स रिएक्शन है, ठीक। इसमें आपने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, एक तो पढ़ा था सिंपल SNI, याद आया? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आपने पढ़ा था SN2। SN2 कब होता है? यहां पे SN2 तब होगा जब आपका यहां पे क्या दिया गया हो? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। रिमाइंड हो रहा ना? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। ये मैंने आपको क्यों रिमाइंड करवाया? देखो, डार्जन्स रिएक्शन में जब आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, क्लोराइड यहां पे बनाएंगे, सीधा सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपने ROH ले लिया, उसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई, तो क्या क्या बनेगा? RCl बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा,
SO2 गैस बनेगी और HCl गैस, दोनों ये गैसीज प्रोडक्ट हैं, ये दोनों उड़ जाएंगे। ठीक, तो दोनों गैसीज प्रोडक्ट उड़ जाते हैं, इसलिए अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। फिर इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि डार्जन रिएक्शन इसको कहते हैं, और इसके मैकेनिज्म दो मेथड से होता है, एक SNI एक SN2। अगर सिंपल आपको SOCl2 थायोनिल क्लोराइड लिख के दिया है तो आप क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, SNI मैकेनिज्म करेंगे, और इसमें रिटेंशन का प्रोडक्ट बनता है। येलो पेन से लिख दूं, इसमें आपको इन्वर्जन नहीं करना होता, रिटेंशन का प्रोडक्ट बनता है। रिमाइंड हुआ? और यहां पे मैंने क्या बोला था, SN2 में आपका क्या होगा, वाल्डन इन्वर्जन होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपका अल्कोहल जो दिया गया है अगर वो कायरल है, ठीक, अल्कोहल जो है वो कायरल है, तो यहां पे जो उसकी यहां पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो गेन करे वही रखेगा, मतलब R है तो R रहेगा, S है तो S रहेगा। ठीक, लेकिन यहां पे SN2 में अगर कायरल अल्कोहल आपने ले लिया, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल आपने ले लिया, यानी OH ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कायरल कार्बन है, तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म, अगर पिरिडिन SOCl2 के साथ दे रखा है, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। यानी अल्कोहल अगर R है तो अल्काइल क्लोराइड क्या मिलेगा, S मिलेगा। अगर अल्कोहल आपका S है तो अल्काइल क्लोराइड क्या मिलेगा, R मिलेगा। हो गया पूरा रिमाइंड अच्छे से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हम जो करते हैं वो यहां पे क्या आएगा आपका, फ्रॉम ईथर्स। और ईथर में क्या करते हो आप, याद करो भाई, ईथर की रिएक्शन किसके साथ कराते हो भाई, HX के साथ करवाई थी आपने, तो याद आ रही कि नहीं आ रही, ROR डैश, ऐसे रिएक्शन नहीं करवाई थी आपने HX के साथ, तो इसमें क्या बना था, RX प्लस R डैश OH। ये वाली रिएक्शन याद आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो ये हमने पढ़ा था, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो ऐसे आपको ये रिमाइंड करना होता है। देखो ये सब हमने GOC2 में पढ़ा, जितना भी मैंने यहां पे लिखा सारा आपने GOC2 में पढ़ा, और सारा का सारा मैंने 5 मिनट में आपको अच्छे से रिमाइंड कराने की कोशिश की कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। GOC2 से रिवाइज करो, लिख लेना यहां पे। ठीक, तो देखो कितनी चीजें आप हैलोजन डेरिवेटिव की GOC2 में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये टेबल बना लो, ये काम आएगी, ये रिमाइंड करने के काम आएगी। ऐसे ही आपको रिमाइंड करना होता है। अगर आप इसको और अच्छे से रिमाइंड करना चाहते हैं, इसके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे दिया, ये एग्जांपल दिया, तो ऐसे एक एक रिएक्शन सबकी लिख दो। मार्कोनिको प्रोडक्ट की, FRAR की, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट कैसे बनता है, फिंकलस्टीन एक लाइन की रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन एक लाइन की रिएक्शन है, यहाँ पे अल्कोहल की HX के साथ एक लाइन की रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्टिविटी लिख दो ब्रैकेट में कि रिएक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ये हो गया रिमाइंड। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहां पे क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यहां पे अगर इस रिएक्शन में बात की जाए, रेट ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ऐसे रिमाइंड करना होता है। पूरी चीजें दोबारा लिखेंगे ना, तो 17 लेक्चर हमें GOC2 पढ़ने में लगे हैं, तो दोबारा से 17 लेक्चर फिर से पढ़ने पड़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। इतना टाइम अपने पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से एक एक चीज रिमाइंड करवाई जाए। आपको खुद को अच्छे से कैसे याद करना है, आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक रिएक्शन लिख दो। डार्जन रिएक्शन है, दो चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, SNI मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। कि SNI कब होगा, जब सीधा आपको ROH के साथ SOCl2 दे रखा है, तो सीधा आप क्या करोगे, वहां पे OH हटा के Cl लगा दो, अल्काइल क्लोराइड बना दो, SO2 और HCl गैस उड़ जाएगी। ठीक, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक, अगर मान लीजिए वहां पे SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन दे दिया जाए, वहां पे आपको SN2 मैकेनिज्म करना है। और SN2 मैकेनिज्म भी जब जरूरत पड़ेगी, जब आपका जो अल्कोहल है उसमें कार्बन जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका कायरल कार्बन हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वाल्डन इन्वर्जन करना है। R दिया तो S, S दिया तो R, और SNI में वैसा ही रखना है। ठीक, वहां पे आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना, R है तो R, S है तो S, SN2 में चेंज हो जाएगा, वाल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। ये बात याद करनी है। ये आपका ईथर का था। ईथर की रिएक्शन तो आपको सिंपली याद होगी, मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाई थी। मुझे उम्मीद है कि सारा आपको अब रिमाइंड हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट देखो, 6 रिएक्शन जो है वो आपके लिए नई रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हेडिंग डाल लो, 6 रिएक्शन आपकी है हंस डीकर रिएक्शन। क्या नेम है इसका? हंस डीकर रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लीजिए यहां पे आपको RCOAG दे दिया और इसकी रिएक्शन Cl2 CCl4 के साथ करवाई जाए। ठीक, क्या बनता है? RCl प्लस CO2 प्लस AgCl बनता है। ठीक, और यहीं पे अगर आपको RCOAG की रिएक्शन अगर Br2 CCl4 के साथ करवाई जाए तो यहां पे क्या बनेगा? RBr CO2 प्लस AgBr। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर आपकी रिएक्शन RCOAG I2 के साथ करवाई जाए, I2 CCl4 के साथ करवाई जाए, इसमें क्या होगा? RCOR बनता है। ध्यान दिया आपने? देखो क्या हुआ, यहां पे आपका एल्काइल क्लोराइड बना, यहां पे आपका एल्काइल ब्रोमाइड बना और यहां पे आपका एल्काइल आयोडाइड नहीं बना, एस्टर बना है। क्या हुआ होगा ऐसा? ठीक, समझते हैं, देखते हैं मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा। इधर देखो एक बार, मैकेनिज्म में यहां पे क्या होता है, यहां पे जो ये RCOAG है आपका, ये है ना, ठीक, ये क्या करता है, ये आपका खुद फ्री रेडिकल के रूप में टूट जाता है ऐसे, RCO फ्री रेडिकल प्लस AG फ्री रेडिकल। और AG फ्री रेडिकल क्या करता है, ये जाकर के आपका हैलोजन जो है, नॉन पोलर बॉन्ड है, इसके ऊपर अटैक करता है, X2 के ऊपर। और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसको किस में तोड़ देगा? किस में तोड़ेगा? फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। और जैसे ही फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, यहां पे क्या बन जाएगा? AgX बन जाएगा। समझ आ रही बात? अब देखो, अब यहां पे ये जो बना हुआ है ये बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल आपने बनाया है ऑक्सीजन पे बनाया है, और फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब ऑक्सीजन यार इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा ही होगा। तो यहां पे अब क्या करना है, तो देखो यहां पे फर्दर ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इससे बगल वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा। कौन? ये ऑक्सीजन जो है फ्री रेडिकल वाला, ये इस बगल वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा और ये क्या करेगा, इसकी मदद करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, ताकि ये वैलेंसी अपनी कवर कर सके। ठीक, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपना इसके साथ पेयरिंग में ले आएगा और ये आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ होगा, देखो यहां पे क्या बना, आप देखो, एक तो R फ्री रेडिकल बना होगा और एक CO2 गैस बनी होगी। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? ठीक, अब देखो इस केस में क्या हुआ होगा, यहां पे जब Cl फ्री रेडिकल आया तो जाकर के इससे अटैच हो गया, एल्काइल क्लोराइड बना लिया। और जब यहां पे आपका Br फ्री रेडिकल आया तो Br फ्री रेडिकल ने क्या किया, RBr बना लिया। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, लेकिन जब यहां पर आपका I फ्री रेडिकल आया तो I फ्री रेडिकल आपको पता है, I फ्री रेडिकल का काम क्या है? I फ्री रेडिकल जो होता है, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा और इसको बड़ा लिख देते हैं। अब I फ्री रेडिकल क्या करता है पता है? I फ्री रेडिकल जो बनता है ना, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और I फ्री रेडिकल खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ अटैच नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, वापस जाकर के इस रिएक्शन मिक्सर में ये रेडिकल भी पड़ा है, ये भी पड़े होंगे, तो जाकर के वो उसी से अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहां पे आपका एस्टर बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा। कोई डाउट है क्या इसमें? तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, डायरेक्ट आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करने की ट्राई करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड दे दिया और इस पे रिएक्शन लिख के देगा आपको ऐसे। देखो फर्स्ट लिख के दे दिया जैसे NH4OH प्लस AgNO3, या डायरेक्ट यहां पे ये भी लिख के दे सकता है कि टोलेंस रीजेंट, और सेकंड रिएक्शन दे देगा Br2CCl4 के साथ। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको पहचानना पड़ेगा। तो पहले तो क्या बनेगा CH3CH2COAG, फिर वो Br2CCl4 के साथ ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। यानी यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, और CO2 गैस निकल जाएगी। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहां पे जब आपने टोलेंस रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाई ना, तो ये बना होगा आपका, देखो भाई
समझ आ रही मेरी बात। और फिर यहां से ये बन गया Br2CCl4 के साथ जो पीछे आप रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो ऐसे आपके एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाएगी। समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बिल्कुल आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आईआईटी में पूछी जा चुकी है, आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ठीक, तो एग्जामिनर इस रिएक्शन को रिपीट कर सकता है। यहां पे देखो 7वें नंबर की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद टिल्डेन। और टिल्डेन आपको पता है क्या होता है, ये आपका NOCl है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, RnH2 की रिएक्शन जब टिल्डेन के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है इसमें, यहां पे आपका RCl बनता है, N2 गैस प्लस वाटर बनता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक, तो एक्चुअल में इसको याद कैसे रखना है, मैकेनिज्म पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल लाइन रिएक्शन है, सिंगल लाइन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आईआईटी ने भी डायरेक्ट पूछा था, क्या पूछा था अभी करवा देता हूं। देखो इस रिएक्शन को आप ऐसे याद रखना, ये NOCl, समझे, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ गया, H2 के साथ O जुड़ गया और R के साथ Cl जुड़ जाएगा। समझ आ रही बात। जैसे एग्जाम में क्या पूछा गया वो मैं बता देता हूं आपको। ये लिखा गया था C2H5NH2 इथाइल अमाइन की रिएक्शन NOCl के साथ कराई गई थी, क्या बनेगा, यहां पे आपका इथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस N2 गैस बनेगी प्लस वाटर बनेगा। कोई डाउट है कि नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो कर लेंगे ऐसे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत धीरे धीरे एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। दोनों रिएक्शन पे आपको स्टार लगाना है, लिखना है इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में भी ये दोनों रिएक्शन आपको नोट डाउन करनी है और लिखना कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। अब मेरी बात सुनो, जब आप इसको लिखेंगे शॉर्ट नोट्स में पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक, आप ये लिख देंगे इतना ही 3 पॉइंट और यहां पे बता देंगे आई फ्री रेडिकल किस में चेंज हो जाता है, I2 में चेंज हो जाता है। वो आपको पता है क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, आई फ्री रेडिकल क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। आई फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, वो जल्दी से I2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर यहां पे आपने एल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहां पे हैलोजन जो आपका टूटता है वो फ्री रेडिकल के रूप में टूट रहा है और जो फ्लोरीन होता है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो फ्री रेडिकल के रूप में नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रही है। इसको नोट डाउन करो, दोनों रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट लिखो, अच्छे से रिवाइज करो दोनों की। इसकी ये 3 लाइन लिखो, ठीक, इसका एक एग्जांपल लिखो, बात खत्म। तो 4 लाइन में आपको शॉर्ट नोट्स में पूरा लिख लेना चाहिए। ठीक, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेडिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी एक बार लिख लो फिजिकल स्टेट। जैसे अगर हम बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग से, सबसे छोटा हैलाइड क्या होगा, मिथाइल फ्लोराइड, फिर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब, और इनके अलावा इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये सब गैसियस है। ठीक, ये सब क्या है, गैसियस। और इनके बाद के ये बाकी जो भी हैलाइड है अप टू 11 कार्बन सारे लिक्विड होंगे। तो क्या लिख लेंगे, अप टू 11 कार्बन सारे हैलाइड क्या होंगे, बाकी के लिक्विड होंगे। और इनसे आगे के यानी 12 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, वो सब क्या होंगे, हायर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक, इसको याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट आता है डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा होती है आपकी आयोडाइड की, एल्काइल आयोडाइड की, फिर एल्काइल ब्रोमाइड की, और फिर इसके बाद आती है आपकी वाटर की, यानी इनकी वाटर से भी ज्यादा होती है दोनों की। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। फिर इससे कम होती है एल्काइल क्लोराइड की और फिर एल्काइल फ्लोराइड की। तो ये ध्यान रखना है, ब्रोमाइड और आयोडाइड की वाटर से भी ज्यादा होती है। वाटर की 1 होती है, इनकी 1 से भी ज्यादा होती है। जैसे 1.3 हो जाए, है ना, तो 1 से ज्यादा होगी, उनकी 1 से कम होगी। ठीक, तो अब देखो ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो यहां पे हम बोलेंगे RI, RBr,
RCl और RI में, या इससे पहले आप एक काम करो, एक लाइन लिख लो, ये लिखने से पहले एक लाइन ये लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। यही पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पे अगर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग बात की जाएगी, RI, RBr, RCl और RF में, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट RI का होगा, ये ऑर्डर आएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या आएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें दिया है 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया गया है, ठीक, और एक दे रखा है आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन और एक आपको दिया गया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। अब देखो कैसे करेंगे। यहां पे अगर हम चेक करें सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम होगा तो ब्रांचिंग से करेंगे, तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर इसका ज्यादा और सबसे ज्यादा इसका होगा। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था। ऐसे एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देखो, यहां पे अगर आपको एक काम करें, कंपेरेबल वेट के, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के आपको अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन अगर दे दे, ठीक, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा अल्कोहल का। क्यों? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगी। एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और विद इन ए मॉलिक्यूल हो तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पे आपका एल्काइल हैलाइड दिया गया है, तो एल्काइल हैलाइड में कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, और इस पे आएगा माइनस चार्ज, और ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। तो इस पे ज्यादा पोलरिटी है, ज्यादा पोलरिटी होने के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थियोरेटिकली भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको डायरेक्ट वो दे देगा, एग्जांपल्स दे देगा, और एग्जांपल्स को भी कंपेयर करवा सकता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार इस पे लगा लेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ, मेरे पास एनसीईआरटी रखी, मैं बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे वैल्यू भी मैं एनसीईआरटी से लिख दूंगा। ये दिया गया है आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है। कौन से पेज पे दिया गया है? 291 पेज पे दिया गया मेरी एनसीईआरटी में, एल्काइल हैलाइड में। ये आपका डाइक्लोरोबेंजीन का दिया गया है। देखो इसमें क्या रखा है इसने, एक तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन दे दिया, ठीक, और एक दे दिया मेटा, ठीक है, ध्यान रखना है, एज इट इज एनसीईआरटी आप कॉपी कर सकता है एग्जाम में। और ये पैरा, ठीक, ये ऑर्डर ये दे रखा है। इसमें जब उसने बॉइलिंग पॉइंट की बात की है केल्विन में, तो यहां पे देखो किसका लिखा हुआ है, यहां पे लिखा 453 इसका, ठीक, और यहां पे इसका लिखा 446 और यहां पे लिखा 448। रटने की कोई जरूरत नहीं है। और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें केल्विन में, तो यहां पे इसका लिखा 256 और यहां लिखा 249 और यहां लिखा है 323। अब देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया है, अगर ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे तो सिमेट्रिकली अरेंज्ड अगर होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या है इसमें? सिमेट्रिसिटी है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहां पे आपका क्या आ रहा है? पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। तो आप बोलेंगे सर पैरा का तो समझ में आ गया, सिमेट्रिसिटी है, तो ऑर्थो का क्यों ज्यादा आया? ऑर्थो और मेटा में इसने किससे कंपैरिजन किया है? यहां पे थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ऑर्थो का, ये पहले मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए ऑर्थो का ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना आपको। यहां पे अगर बात की जाए, ये क्या है? मैक्सिमम पोलैरिटी या मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है? फिर आप बोलेंगे इसका थोड़ा सा कम है, इसका ज्यादा है, उसका थोड़ा सा ज्यादा। देखो पोलैरिटी इसकी भी बहुत ज्यादा नहीं है ना, और इसकी तो 0 है बिल्कुल, इसका तो न्यू 0 है, ठीक। अगर न्यू के ऑर्डर की बात की जाए, न्यू का ऑर्डर अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऑर्थो, मेटा और पैरा ये आएगा, ठीक। इन दोनों का नॉन 0 है, उसका 0 है। तो यहां पे
हम पोलरिटी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसकी बहुत कम होती है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक होने के कारण थोड़ा सा मेटा से ज़्यादा है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर याद रखा जाए, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर पैरा का और मेटा का सबसे कम। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दे सकते हैं कि चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सबसे कम किसका होगा? मेटा का होगा। कोई डाउट है क्या? और अगर बॉइलिंग पॉइंट में मैक्सिमम की बात करी जाए तो ऑर्थो का होगा, और मेल्टिंग पॉइंट में अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो पैरा का होगा। अगर ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा आपका ऑर्डर सही ही जाएगा। वैसे एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछता, एग्जाम में यहाँ पे सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा था कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा। तो आप बता देना जिसकी सिमेट्रिसिटी सबसे ज्यादा है उसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार टाइम पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होता है। कर लेंगे, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी में हम क्या लिखेंगे? इसमें मेरे साथ साथ लिख लो, लिखो भाई एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आर लेस soluble in water while highly soluble in organic solvents like CCl4, बेंजीन एटसेट्रा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, देखो होता क्या है यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ये बीकर है और इस बीकर में वाटर है। तो वाटर में आपको पता है क्या होता है? वाटर में H और OH, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसमें आपने क्या डाला? RH डाला। अब देखो RH में और वाटर में नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। जो ये एनर्जी रिलीज होती है वो सफिशिएंट नहीं होती कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ सके, और ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, नए बॉन्ड जो बनते हैं किसमें? एल्काइल हैलाइड में और वाटर में, ये हाइड्रोजन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं तोड़ पाते, इसलिए ये वाटर में अच्छे से सोल्यूबल नहीं है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा गया है, चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। या एनसीईआरटी से थ्योरी लिखना चाहो तो आप वहां से लिख भी सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे बढ़े, सोल्युबिलिटी हो गया। फिफ्थ आ जाओ डाइपोल मोमेंट पे। डाइपोल मोमेंट, और यहां पे अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड का होता है, फिर मिथाइल फ्लोराइड का, फिर मिथाइल ब्रोमाइड का, और फिर मिथाइल आयोडाइड का। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड सबसे आगे आता है, बाकी ऑर्डर क्या होगा? जैसे जैसे आपका फ्लोराइड से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जा रहे हैं, घट रहा है, लेकिन क्लोराइड सबसे आगे आता है। ये एनसीईआरटी में आपका टेबल में डेटा दिया गया है। और सबसे खास बात बताऊं, ये आईआईटी में पूछा जा चुका है, अदर एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, और आपके एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। समझ आ रही बात? तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे एक एग्जाम्पल और मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर आपको ये दे दिया जाए, ये दे दिया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और एक दे दिया बेंजीन क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसमें पूछ लिया डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? ये कैसा है? ये sp3 कार्बन, ये है भाई आपका sp2 कार्बन। ठीक, तो sp3 कार्बन में देखो, कार्बन sp3 और क्लोरीन, कार्बन sp2 और क्लोरीन। यहां पे इसका थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन sp3 की 2.5 और यहां पे इसकी 3.0, यहां पे इसकी 2.75 और यहां पे इसकी 3.0। तो यहां पे डिफरेंस कितना आया? 0.5 का। डेल्टा En क्या है? ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यहां पे बात की जाए तो डेल्टा En क्या है? 0.25, तो इसके कंपैरिजन में कम है, और कम है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो ऐसे आपको करना रहता है। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट देखो, अब इजी चीजें हैं, ये तो अपने आप भी कर दोगे, लेकिन ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक आता है टेस्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, यहां पे हम क्या करते हैं? RX लिया, इसको कॉपर वायर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, कॉपर वायर की प्रेजेंस में हीट करेंगे,
तो ये क्या देगा, ग्रीन फ्लेम देगा। और इसने अगर ग्रीन फ्लेम दी तो हम बोल देंगे क्या है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है। और इसको, इस टेस्ट का नेम क्या है, बेलेस्टिन टेस्ट। क्या है, बेलेस्टिन टेस्ट, बेलेस्टिन टेस्ट। ठीक, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड का ये टेस्ट नहीं है। एक्स क्या हो सकता है, Cl, Br और आयोडीन हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप बोलेंगे सर नए पेज से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? नए पेज से इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला कौन सी रिएक्शन देते हैं, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहां से रिवाइज करेंगे, GOC से रिवाइज करेंगे। दूसरी कौन सी देते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी है, ये भी कहां पढ़ी है, GOC2 में पढ़ी है। NSR भी GOC2 में पढ़ी है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी GOC2 में पढ़ी है। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन हमने कहां पढ़ी है, ये आपकी एल्केन में पढ़ी है। ठीक, कर लेंगे भाई रिवाइज, तो वहां से रिवाइज कर देना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मोनो हैलो डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो डाई हैलो डेरिवेटिव, या शॉर्ट में लिख लेंगे डाई हैलाइड्स। क्या लिख सकते हो, डाई हैलाइड्स भी लिख सकते हो। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ते हो, एल्केन। तो एल्केन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम एल्केन। ये आपको सिखाया मैंने कैसे, FR/SR से कर लेंगे। सेकंड क्या सिखाया था मैंने आपको, सेकंड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे करेंगे, EAR रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं भाई, एल्कीन में H2CCl4 का एडिशन करते हो कि नहीं करते, एंटी एडिशन। याद आया कि नहीं आया, एंटी एडिशन। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे फ्रॉम एल्काइंस। तो एल्काइंस में कौन से मेथड है, दो मेथड है। आप यहां पे EAR से भी करते हो एंड FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से भी करते हो। ठीक, फोर्थ कौन सा आ रहा है, फोर्थ आता आपका फ्रॉम कार्बोनिल सब्सटेंस, फ्रॉम कार्बोनिल सब्सटेंस। या आप बोलेंगे सर ये कब पढ़ा, ये भी पढ़ा, मैं रिमाइंड करवा देता हूं आपको। देखो ये C+O की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई थी, मैंने बताया था आपको ऐसे ध्यान रखना है इसको। देखो जब जल्दी जल्दी हम छोटी छोटी रिएक्शंस कर रहे थे, ऐसे यहां से POCl3 निकाल दिया था और ये बोल दिया, ये देखो डाइक्लोराइड बन गया था ना। ठीक, तो ये POCl3 याद आ गया। तो ये मेथड्स हैं और ये सारे के सारे मेथड आपने GOC2 में पढ़ रखे हैं, GOC2 से रिवाइज कर सकते हो। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पहला क्या आता है, फर्स्ट आपकी आएगी रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस KOH। जैसे मान लीजिए आपका ये है CH3CHClCl है। ठीक, ये है आपका जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब ये होता है एक ही कार्बन के दो हैलोजन लगे हों। ठीक, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करी, दोनों हैलाइड हट जाएंगे। दोनों हैलाइड हटने के बाद क्या देंगे, OH। तो एक ही कार्बन पे दो OH, वाटर निकल जाएगा CH3CHO। समझ आया कि नहीं आया? फिर नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पे अगर ये दे दिया जाता CH2ClCl, तो यहां पे क्या करते, एक्वस KOH के साथ दोनों जगह OH लगा देते और हैलोजन हटा देते। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता आपका, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। तो यहां पे E2 रिएक्शन होगी। ये क्या है, बीटा एलिमिनेशन होता कि नहीं होता, बीटा एलिमिनेशन। ठीक, ऐसे लिख लो, बीटा एलिमिनेशन। याद आया? ठीक, नेक्स्ट कौन सी आती है, थर्ड आपकी आई थी रिएक्शन विद जिंक हीट। जिंक के साथ आपने हीट किया था, तो इसमें भी आपने क्या किया था, एलिमिनेशन रिएक्शन आई थी। ठीक, ये सारी रिएक्शन भी आपने GOC2 में पढ़ रखी है। रिवीजन हो गया, कर लेंगे जल्दी से, इनको लिखो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक, करो नोट डाउन। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो फोर्थ रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो स्टार लगा लेना, हेडिंग लिखो रिएक्शन विद KCl। ठीक, देखो इसमें क्या करेंगे, सिंपल आपको पता है NSR होगी। ठीक, पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीज समझाऊंगा, नई चीज यहां पे मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे ध्यान देना है। देखो
CH3CHCl, ये मान लीजिए आपको दे दिया, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन के दोनों हेलोजन एटम लगे हुए हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप KCN के साथ करवाएंगे ना, तो KCN क्या करेगा, दोनों हेलोजन एटम को यहां से हटा देगा और साइनाइड लग जाएगा। और अब फर्दर साइनाइड का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो साइनाइड क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर हम एसिड को हीट कर दें तो हीट करने पे क्या होगा, तो हम ये देखते हैं डाइओइक एसिड है ना, ठीक, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या होता है, अगर आप हीट कर दो, ये डाइओइक एसिड है यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें है, तो यहां पे हीट करने पे हम ये देखते हैं कि 2 COH ग्रुप के बीच में कितने कार्बन है। अगर 0 या 1 कार्बन हो तो यहां पे हीट करने पे यहां पे सिंपल क्या होगा, आपकी CO2 निकल जाएगी, ये CO2 निकल जाएगी यहां से, ठीक। और CO2 निकलने के बाद ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, CH3 CH2 COOH, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, CO2 निकल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? ठीक, कर लेंगे इसको ऐसे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। यहां से CO2 निकल गई हीट करने पे। अब नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए विसिनल की बजाय आपको अगर जेमिनल डाइहैलाइड दिया रहता, जेमिनल कैसे, ये हो गया आपका जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक। देखो जेमिनल डाइहैलाइड, यहां पे क्या करेगा, KCN इसके साथ रिएक्शन करवाई, CH2CN CH2CN। अब अगर इसको हम हीट कर देते, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देगा, CH2 COOH, ठीक, CH2 COOH, दिस इज सक्सिनिक एसिड, ठीक, सक्सिनिक एसिड है ये। और इसको जब हम हीट करेंगे तो यहां पे हम ये देखेंगे कि 2 COH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COH ग्रुप के बीच में कितने कार्बन एटम है। तो आपने क्या देखा, यहां पे 2 कार्बन एटम है, तो 2 या 3 कार्बन एटम अगर यहां पे हो, 2 कार्बन और 3 कार्बन अगर 2 COH ग्रुप के बीच में आ जाए, तो वहां से हम वाटर रिमूव कर देते हैं सिंपल हीट करने पे। तो यहां पे ये वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने पर आपका क्या बनेगा, यहां पे ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है? ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड आपका बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर आपको अल्फा ओमेगा टाइप दे दे, अल्फा ओमेगा टाइप मतलब यहां पे फर्स्ट और थर्ड या फोर्थ कार्बन पे अगर हेलोजन एटम लगा दिए जाए, दिस इज अल्फा ओमेगा टाइप हैलाइड। तो इस केस में क्या होगा भाई, यहां पे KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CH2 CH2 CN, यहां पे CH2 CH2 CN, और इसको अगर हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, बोलो भाई, CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH, क्या होगा अब यहां पे आपने देखा दिस इज एडिपिक एसिड, ठीक, एडिपिक एसिड। और यहां पे आप जब हीट करेंगे ना, आप एक काम करेंगे, यहां पे आपको यह देखना रहेगा कि 2 COH ग्रुप जो है, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें 2 COH ग्रुप जो है, उनके बीच में आपके कितने कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम है। अगर 4 या 5 कार्बन एटम वहां पे आ जाते हैं, 2 COH ग्रुप के बीच में 4 या 5 कार्बन एटम आ जाते हैं, तो वहां से हम CO2 भी रिमूव कर देते हैं और H2O भी रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। और ऐसा जब हम करेंगे तो देखो यहां पे क्या होगा, जैसे यहां से ये OH गया, ये H2O गया, ठीक, ये CO2 गायब हो गया, तो क्या बनेगा, यहां पे साइक्लिक कीटोन बनेगा, ये आपका बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें इसको, ठीक। और आप चाहें तो इसमें फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे किसकी, ये पहले भी मैंने आपको बताई थी, देखो मैं करवा के बता देता हूं आपको। अब फर्दर रिएक्शन एग्जामिनर इस पे करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। देखो यहां पे आपको बोल देगा कि फर्स्ट मैं रिएक्शन करवा रहा हूं CH3 MgBr एंड सेकंड इज हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है क्या होगा, पहले तो NaR होगा, ठीक, तो NaR में यहां पे CH3 जुड़ जाएगा और यहां पे O- पे फिर हाइड्रोलिसिस में H+ आ जाएगा, ठीक, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये बन जाएगा। तो ऐसे आपको रिएक्शन सीक्वेंस में दे सकता है। अब देखो, अब ये बात चाहे तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
कि अगर जीरो या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जीरो या दो COH ग्रुप के बीच में 0 या 1 कार्बन है तो हीट करने पे CO2 निकल जाएगा, भाई आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर 2 या 3 कार्बन 2 COH ग्रुप के बीच में है तो उसको हीट करने पे वाटर निकल जाता है और यहाँ पे आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात की जाए 2 COH ग्रुप के बीच में 4 या 5 कार्बन है तो उसको हीट करने पे CO2 भी निकल जाएगी और H2 भी निकल जाएगा, साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। बात समझ में आ रही? ये बात चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, इसको जल्दी से लिख दो। डाई हैलाइड कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट लिखो ट्राई हैलाइड्स। हेडिंग डाल लो ट्राई हैलाइड्स। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे? जैसे हम क्या पढ़ते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक, ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हैलाइड्स। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आप ये मान के चलो ऑर्गेनिक की टॉप 10 रिएक्शंस में ये रिएक्शन आती है, यानी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपकी है उसमें ये आपकी आती है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है। और सबसे खास बात बताऊं, जितना भी इस रिएक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर एग्जामिनर आपसे एक सिंगल लाइन भी नहीं पूछेगा, इसलिए अब कॉपी पेन साइड में रख दो और पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, जैसे हैलोफॉर्म रिएक्शन में अगर यहां पे आपको मिथाइल कीटोन दे दिया जाए, मिथाइल कीटोन दे सकता है, या यहां पे और क्या दे सकता है, यहां पे आपको 2 एल्केनॉल भी दे सकता है। 2 एल्केनॉल मतलब 2 प्रोपेनॉल हो गया, 2 ब्यूटेनॉल हो गया, 2 पेंटेनॉल हो गया, 2 हेक्सेनॉल हो गया। ठीक, तो 2 एल्केनॉल दे सकता है। और इसकी रिएक्शन अगर किसी हैलोजन के साथ करवाए, X2 के साथ करवाए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ठीक, एग्जांपल के तौर पे Cl2NaOH, Br2KOH या Br2NaOH भी लिख सकते हो, Cl2KOH भी लिख सकते हो, I2NaOH लिख सकते हो। ठीक, और क्या लिख सकते हो, I2KOH भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे और क्या लिख सकते हैं, I2CaOH ट्वाइस लिख सकते हो। समझ आ रही बात, Cl2CaOH ट्वाइस लिख सकते हो, Cl2BaOH ट्वाइस लिख सकते हो, I2Na2CO3 लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब आप बोलेंगे सर ये सोल्ट कैसे लिख दिया? देखो सोल्ट क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा, और बेसिक मीडियम आपको चाहिए, अल्कली आपने लिया है। तो यहां पे देखो क्या बनता है, एक तो आपका बनता है हैलोफॉर्म, दिस इज हैलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आप जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, देखो क्लोरोफॉर्म हैलोफॉर्म बन सकता है। फिर इसके बाद क्या बनता है, RCONA सोल्ट बनता है यहां पे ये। ठीक, नेक्स्ट क्या बनेगा, वाटर मिलता है और NaX ये सोल्ट बनता है। समझ आई कि नहीं आई बात? अब नेक्स्ट देखो इस रिएक्शन में जो R है ना, यहां पे आपका R क्या हो सकता है, अगर R की बात की जाए तो R आपका हाइड्रोजन एटम हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक, या CHO ग्रुप भी हो सकता है, और या COOH ग्रुप भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे। तो ये आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ये आपको एज इट इज याद करनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखो एक तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि रिएक्टेंट, आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट दे देगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, या ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट। वो अभी हम करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट पेज पे इसका मैकेनिज्म हम करेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म हम 3 स्टेप में करते हैं, और जो फर्स्ट स्टेप आपका आता है वो है ऑक्सीडेशन। तो पहला लिख लो ऑक्सीडेशन। अब आपको बोर्ड की तरफ देखना है क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं 2 एल्केनॉल ले लेता हूं, तो 2 एल्केनॉल क्या करेगा, यहां पे देखो 2 एल्केनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएगी, यहां पे ये X2 है। X2 क्या है, ये होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेंगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें, कार्बोनिल सब्सटेंस में, यानी 2 एल्केनॉल को कीटोन में।
ठीक। और यहां पे अगर 1 एल्केनॉल हो, यानी जैसे 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 इथेनॉल अगर दिया गया हो तो उसका क्या बना देंगे, एल्डिहाइड बना देंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ओनली किस में करेंगे, अल्कोहल को कार्बोनिल सब्सटेंस में। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे है ना हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दिया, इस स्टेप पे तो हम रिएक्शन करके दिखा ही रहे थे। अब देखो नेक्स्ट इस पे होगी रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, हैलोजिनेशन। अब ध्यान देना, देखो क्या होगा यहां पे हैलोजिनेशन में, ये मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन यहां पे लिखा। अब मिथाइल कीटोन किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहां पे देखो NaOH है, NaOH क्या है, बेसिक है, तो बेसिक है तो OH माइनस क्या करेगा, एसिड को ढूंढेगा, H प्लस को ढूंढेगा। तो यहाँ पे देखो इस जो CO ग्रुप है, ये -I ग्रुप है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसका हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस रिमूव कर देगा, और जैसे ही H प्लस रिमूव करेगा यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका RCOCH2-। समझ आया। फिर ये क्या करेगा, जाकर के आपका किस पे अटैक कर देगा, हैलोजन पे अटैक कर देगा, और इस बॉन्ड पे अटैक करके इसको X प्लस और X माइनस में तोड़ देगा। तो X प्लस तो आपका किसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 के साथ जुड़ जाएगा, और X माइनस Na प्लस और X माइनस क्या करेंगे, यहां पे PPT बना लेंगे, ठीक, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ठीक। ये बन गया आपका CH2X, ठीक। अब हम फिर से क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। NaOH के साथ रिएक्शन करवाने के बाद यहां पे एनायन बनेगा, वो एनायन वापस से हैलोजन पे अटैक करेगा, सेम प्रोसेस होगा। तो मैं इसको एक ही स्टेप में लिख देता हूं कि यहां पे X2NaOH की डायरेक्ट रिएक्शन मैंने करवाई, और X2NaOH की रिएक्शन करवा के RCOCH-X2 मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो, एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, किसकी रिएक्शन करवाऊंगा, यहां पे X2NaOH की करवाऊंगा, ठीक। X2NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, फिर से क्या होगा, यहां पे आपका क्या बनेगा, RCOCX3 बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या। अब देखो यहां पे एक तो वाटर रिमूव हुआ, ठीक, और एक NaX, यहां पे भी एक वाटर और एक NaX, कोई डाउट है क्या। अब नेक्स्ट देखो थर्ड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहां पे जो RCOCH3 आपका बना है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, यहां पे OH माइनस है, बेसिक मीडियम है, NaOH से क्या आएगा, यहां पे ये अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये NaOH था, यहां से ये OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, आप यहां पे इस पे अटैक कर देगा, और ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा क्या बनेगा, RCO माइनस, और यहां पे CH3 और ये OH, ठीक। तो वापिस ये पाई बॉन्ड देखो, ये वापिस ये अपना पाई बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, सिंगल से पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, और ये बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा। समझ आ रही बात। जैसे ही पाई बॉन्ड ये टूटेगा तो यहां पे क्या बनेगा, RCOOH और प्लस CX3 माइनस। देखो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आता ना, ये किस पे आएगा, ये कार्बन पे आएगा, ठीक। किस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे। यहां पे 3 हेलोजन एटम्स लगे हैं ऐसे, ठीक है। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब देखो आपके माइंड में यह आ सकता है, सर पहले जब आप रिएक्शन करवाते थे यहां पे एल्काइल ग्रुप को तोड़ते थे, यानी मैं R माइनस भी बना सकता हूं। देखो R माइनस में और ये CH3 माइनस में ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा होगा, ब्रोमीन लगा होगा, आयोडीन लगा होगा। उनमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल में यहां पे ये इसका बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस कर सकता है। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो ये स्टेबल एनाइन बनता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे हो रहा है, बैक बॉन्डिंग से। समझ आएगी नहीं आई बात, ठीक। तो इसलिए मैंने यहां पे ये एनाइन बनाया है, ये बॉन्ड इसलिए टूटा है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे। तो ये बॉन्ड क्यों टूटा है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे ये क्या है, एनायन है, ये बेसिक है, और ये क्या है, एसिड है। तो ये क्या करेगा, इसके H प्लस के ऊपर अटैक कर देगा, इसके H प्लस से एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। यहां बनेगा आपका CHX3 प्लस RCO, वहां से आ जाएगा Na प्लस। समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई, ठीक। तो ये आपकी रिएक्शन थी। अब यहां से मैं ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकता हूं कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ होगा। ओवरऑल रिएक्शन यानी नेट रिएक्शन। देखो मैंने क्या लिया था, यहां पे RCHOH लिया, CH3, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, X2 के साथ करवाई, प्लस NaOH के साथ करवाई। क्या बना भाई, एक मोल आपका बना CHX3 का, प्लस एक बना RCONA का, प्लस और क्या क्या बना आपका, यहां पे वाटर बना है, NaX बना है,
अब बैलेंस कर दो। देखो X2 कहां कहां यूज हुआ, पहले में X2 यूज नहीं हुआ, उसने ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, यूज नहीं हुआ। तो इस स्टेप में आके NaOH यूज हुआ, एक NaOH यहां पे, एक X2, एक X2 NaOH, एक X2 NaOH। तो यहां तक सेकंड स्टेप तक 3 NaOH के मोल और 3 X2 के मोल यूज हो गए। फिर हाइड्रोलिसिस में आपका ओनली एक NaOH का मोल यूज हुआ है, यानी टोटल आपके 4 NaOH और 3 X2 मोल यूज हुए हैं। तो क्या बनेगा यहां पे, देखो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा CHX3, यहां बनेगा 3 NaX और वाटर यहां रिमूव हुआ, यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, 3 मोल तो ये हो गए। और कहां पे हुआ है, और कहीं भी नहीं हुआ, इस स्टेप में वाटर रिमूव नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ये 3H2। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या, ऐसे कर लेंगे हम लोग। तो ये आपका मैकेनिज्म था, ओवरऑल रिएक्शन थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई। मैकेनिज्म को रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे रिएक्शन पूछी जाएगी, ठीक, कौन रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा ये पूछा जाएगा। ये अभी मैं आपको करवाऊंगा, अभी मैंने सही से बताया नहीं आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर मिथाइल कीटोन है या 2 एल्केनॉल है, इनकी रिएक्शन अगर X2 NaOH के साथ करवाई जाए तो क्या देते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। समझ आ रही बात, इतना आपने सीखा, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें याद रखना चाहो तो आप ये नेट रिएक्शन याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर ये बोलता है कि डायरेक्ट इसको बैलेंस करके दिखाओ, ठीक। और यहां पे ना अगर आप सोचेंगे सर अगर यहां पे मिथाइल कीटोन देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले स्टेप में आपका यहां पे कोई ना तो X2 यूज हुआ ना NaOH यूज हुआ, तो वैसी रिएक्शन आती। यहां पे या आपका ये लिख के देते, चाहे मिथाइल कीटोन लिख के देते, तो इसका यहां पे ना X2 यूज हुआ ना NaOH यूज हुआ, यूज यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो ये नेट रिएक्शन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चाहो तो आप ये याद कर सकते हो, वैसे इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपसे इंपॉर्टेंट जो पूछेगा ना अभी मैं आपको करवाऊंगा, इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको एसीटोन दे दिया और एसीटोन की रिएक्शन उसने किसके साथ करवाई, ये दे दिया Cl2NaOH, ठीक। तो यहां पे आप रिएक्शन देखते ही समझ जाएंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बनेगा, और CH3CONA ये सब आप बना लेंगे, ठीक है भाई। और क्या बनेगा, NaCl और प्लस, और क्या बनेगा यहां पे, और बनेगा आपका H2O, ठीक। बैलेंस आप कर लेना, ठीक। सिमिलरली आपको ये भी तो रिएक्शन दे सकता है कि CH3CHOH और CH3 यहाँ पे दे दिया Cl2KOH, ठीक। कर लेंगे ऐसे, ये करना आपको। तो इसमें भी क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस CH3COOK, ठीक। NaCl नहीं NaK बने, KCl बनेगा, ठीक। KCl लिखो यहाँ पे, KCl प्लस वाटर, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म। और यहीं पे अगर हम क्या करें, अगर इनकी रिएक्शन यही दे दिया, जैसे आपको मिथाइल कीटोन दे दिया या क्या दे दिया यहां पे आपको, और क्या दे सकता है, 2 एल्केनॉल दे सकता है, ठीक। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे अगर बात की जाए तो I2 एल्कली दे सकता है, I2 एल्कली दे दे, लाइक I2 NaOH आपको लिख के दे दिया, I2 KOH लिख के दे दिया, ठीक है ना भाई, I2 KOH दे दिया, I2 BaOH ट्वाइस दे दिया, या I2 Na2CO3 लिख के दे दिया, या I2 CaOH ट्वाइस लिख के दे दिया, ये सब लिख के दे सकता है। तो इस केस में क्या होगा, एक तो बनेगा आइडोफॉर्म CHI3 और RCONA वगैरह, ये साइड प्रोडक्ट भी आपको लिख लेने हैं एक बार यहां पे, ठीक। फिर और NaI प्लस वाटर, ठीक। अब देखो ये जो CHI3 बना ना, दिस इज आइडोफॉर्म, ठीक है। इसका जो कलर होता ना वो होता है येलो, कैसा कलर इसका, येलो, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में ये दे देगा आपको एसीटोन दे दिया और यहां पे I2NaOH के साथ रिएक्शन देती, और ये बोल दिया कि जो प्रोडक्ट बना है कि वो उसका कलर कैसा है, व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, येलो। और इसकी वेपर डेंसिटी जो होती है वो आपकी 197 होती है, किसकी, क्लोरोफॉर्म की, आइडोफॉर्म की, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आइडोफॉर्म रिएक्शन के आते हैं, यानी वहां पे आपको आइडोफॉर्म टेस्ट करके पूछेगा। वैसे हेलोफॉर्म टेस्ट भी करके पूछ सकता है, लेकिन वो मेनली है ना एग्जामिनर क्या करता है, आपको यहां पे आइडोफॉर्म टेस्ट करके पूछता है, ठीक। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं देगा, ये क्वेश्चंस अब अपने को करने हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो।
अब नेक्स्ट हम करेंगे कि पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट या पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड्स देंगे। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट, या क्या लिख सकते हो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को क्या करना है। यहां पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने ये देखा जैसे RCOCH3 या तो मिथाइल कीटोन दे दे या आपको क्या दे दे 2 एल्केनॉल दे दे। तो इस केस में यहां पे ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे कब, जब R क्या हो आपका H आ जाए, CHO आ जाए, या यहां पे कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए। ठीक, पहले एल्काइल ग्रुप लिख लो, एल्काइल ग्रुप आ जाए, या यहां पे कोई CHO आ जाए या COOH आ जाए। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। समझ आई बात? ठीक, अब हम इनको वन बाय वन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले कौन देंगे, ऑल मिथाइल कीटोन, ऑल मिथाइल कीटोन, ये नहीं कि इथाइल कीटोन भी देंगे। ठीक, जिसमें मतलब यहां पे R कम से कम ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये वाला ग्रुप। ठीक, दिस इज मिथाइल कीटोन। समझ आ रही बात? और यहां पे अगर R को मैं H से रिप्लेस कर दूं, या अगर मान लीजिए R को यहां पे मिथाइल इथाइल लगा दूं, कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, कीटोन ही बनेगा। और H अगर लगा दिया तो एल्डिहाइड बनेगा। तो फिर क्या बोलेंगे, ओनली एसिड एल्डिहाइड, ओनली एसिड एल्डिहाइड भी आपका ये टेस्ट देगा। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? CH3 CHO भी ये टेस्ट देता है। ठीक, अब अल्कोहल्स में आ जाओ। अल्कोहल्स में R को अगर H लिखा तो ये बन गया इथेनॉल, और अगर यहां पे R कोई मिथाइल इथाइल या कुछ और ग्रुप आया तो ये क्या रहेगा 2 एल्केनॉल। तो क्या बोलोगे, ऑल 2 एल्केनॉल, ऑल 2 एल्केनॉल एंड क्या बोलोगे इथेनॉल, इथेनॉल भी ये टेस्ट देता है। समझ आ रही बात? इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, यहां पे अगर ये ले लिया जाए, ये अगर आपको दे दे तो ये भी ये टेस्ट देगा। कैसे देगा, क्योंकि यहां पे आपकी इसकी रिएक्शन N, वहां पे NaOH जो पड़ा हुआ है आपके रिएक्शन मिक्सर में, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2 एल्केनॉल, तो ये तो टेस्ट देगा। और अगर यहां पे आपका जेमिनल डाइहैलाइड दे दिया जाए, ठीक, ये दे रखा है, और यहां पे फिर आपका NaOH वहां पे है, बेसिक मीडियम है, तो क्या बन जाएगा RCX, ओ सॉरी OH आ जाएगा यहां पे, OH और OH और ये CH3। फिर यहाँ पे पता आपको यहाँ से क्या होगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होते ही आपका ये मिथाइल कीटोन बन जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव टेस्ट देगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे करते हैं। अब बात ये आती है नेगेटिव टेस्ट कौन देंगे। ये तो हमने पॉजिटिव टेस्ट की बात करी, नेगेटिव टेस्ट किस केस में होगा। देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो नेगेटिव हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट और नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो भाई क्या करते हैं इस केस में, सबसे पहले यही देखते हैं। यहां पे देखो इधर एक बार बोर्ड की तरफ, अगर यहां पे बात की जाए, यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे आपने लिखा, जैसे इसमें मान लीजिए यहां पे ये दे दिया, ये है मिथाइल कीटोन तो है, लेकिन इसके बगल में ऐसा एटम लगा दिया जो लोन पेयर कंटेनिंग है। अगर ये केस बन जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये आपका रेजोनेंस शो करेगा। देखो रेजोनेंस होगा, ठीक, और रेजोनेंस पता है, ध्यान रखना है यहां पे, ध्यान रखना आपको, ओनली लोन पेयर कंजुगेशन का है, ओनली लोन पेयर कंजुगेशन के केस में, ठीक, क्या आएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा, नेगेटिव टेस्ट। ठीक, इसका रीजन बताऊं क्या है, क्योंकि देखो यहां पे ये CO ग्रुप क्या कर रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहा था। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहा था तो यहां पे इसकी इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, लेकिन यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो इसके खींच रहा था -I से खींच रहा था। अब इसके बगल में इसको रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया, तो ये इसके क्यों खींचेगा। भाई सिंपल सी बात है, आपकी मम्मी बोलती है बेटा मैं आपको 10 रुपए दूंगी, पापा बोलते हैं बेटा मेरे पास आओ मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, तो सिंपल सी बात आप पापा के पास जाएंगे। समझ आ रही बात? वैसा ही केस यहां पे है, रेजोनेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ट्रांसफर करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से जस्ट ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको मिलते भी नहीं है, लेकिन यहां पे क्या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसकी तरफ करेगा। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, और इसकी एसिडिक H यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, समझ आएगी ये बात?
तो जो फर्स्ट स्टेप आपका था, जो H प्लस वहां पे आप बेसिक मीडियम में रिमूव कर रहे थे, वो स्टेप अच्छे से नहीं होगा, और वो स्टेप नहीं होगा तो यहाँ पे अच्छे से आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके? एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो CH3COOH, ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक, CH3CONH2 ये टेस्ट नहीं देगा। CH3CO यहाँ पे आपका OCOCH3 ये टेस्ट नहीं देगा, और यहाँ पे आपका एस्टर आ जाए वो भी ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक, और कौन आ सकता है? और आपका क्या आ सकता है? एसिड हैलाइड कोई आ जाए, ये भी आपका टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, तो ये टेस्ट नहीं देंगे, ओनली ये वाले केस में टेस्ट दिए जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने लिख दूंगा, सारे आपको सोल्व करने हैं। इसको समझ के लिखो, इसको समझो फिर इसको समझो, कौन टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, फिर सारे क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, ये सब आपको सोल्व करने हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो सभी आपको ट्राई करने हैं। अभी जो आपने पढ़ा अगर अच्छे से आपको समझ में आया है, इजीली सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। तो एक बार खुद से ट्राई करो या मेरे साथ साथ करेंगे तब भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन 5-5 सेकंड के हैं। जैसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एसीटोन ये देगा क्या भाई? सिंपल सी बात है, मिथाइल कीटोन है, बिल्कुल देगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? 2-ब्यूटेनोन, ये बना करके देख लो, बना के देखना पड़ेगा आपको। तो ये रहा मिथाइल कीटोन, ये भी देगा। ठीक, ये दिख रहा है आपको। नेक्स्ट ये क्या है? 3 पेंटेनोन, तो 3 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर बना करके देखो, नहीं बन रहा इसमें तो मिथाइल कीटोन, तो ये नहीं देगा। फोर्थ वाला देखो, इथेनोइक एसिड, एसिड वैसे ही नहीं दे रहे, अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि उसमें क्या है? लोन पेयर का रेजोनेंस होने के कारण वो क्या है? CH3 ग्रुप के H की एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देता है। सिमिलरली इथेनामाइड, ये आपका इथेनामाइड है, ये भी नहीं देगा। कोई डाउट है क्या? नहीं दे रहा, इसमें भी लोन पेयर का रेजोनेंस आ गया। प्रोपेनल, ये आपका प्रोपेनल है, ये भी टेस्ट नहीं देगा, ओनली एसिड एल्डिहाइड देता है। नेक्स्ट है मेथेनल, मेथेनल बोल दो या फॉर्मल्डिहाइड बोल दो, ये भी आपका टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है इथेनल, इथेनल क्या होता है? इथेनल भाई एसिड एल्डिहाइड तो है, मैंने इसका यूपीएससी नेम लिखा है, ये तो टेस्ट देगा। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है? बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड में कहां है? COCH3 ग्रुप है ही नहीं, तो ये टेस्ट नहीं देगा। फिर नेक्स्ट बेंजोइक एसिड, ये भी नहीं देगा। एसिटोफिनोन, ये आपका एसिटोफिनोन है, चेक करो इसमें मिथाइल कीटोन है क्या? बिल्कुल है, ये है तो देगा। अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है सर इधर से रेजोनेंस है, ये फिर भी देगा, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ लिखवाया था CO के बगल में लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, इथेनॉल की अगर बात की जाए, इथेनॉल देगा क्या? तो इथेनॉल में मैंने आपको बताया था इथेनॉल टेस्ट देता है। 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल बना के देख लो, दिस इज 3 पेंटेनॉल। ठीक, कहां पे? ये 2 एल्केनॉल है क्या? ये 3 एल्केनॉल है, ये टेस्ट नहीं देगा। 2 हेक्सेनॉल, ये तो आपका क्या है? ये आपको समझ आ रहा है कि ये आपका 2 एल्केनॉल है, तो ये टेस्ट देगा। ठीक, नेक्स्ट है ये देखो CH3 CH2Cl, यहां पे क्या करोगे? Cl हटेगा, OH आएगा, इथेनॉल बनेगा, टेस्ट देगा। फिर ये क्या? प्रोपेनॉल है, ठीक, सॉरी 2 क्लोरो प्रोपेन है, तो यहां पे Cl हटेगा, OH आएगा, तो क्या बनेगा? 2 प्रोपेनॉल बनेगा, 2 एल्केनॉल बनेगा, टेस्ट देगा। नेक्स्ट देखो, ये नहीं देगा, ये 1 एल्केनॉल है। ठीक, नेक्स्ट वाला ये भी देखो, इस कार्बन के 2 Br लगे हैं, जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल समझा था, दोनों Br हटेंगे, OH लगेगा, OH लग के तो यहां से वाटर रिमूव करेंगे, तो क्या बनेगा? एसीटोन बन जाएगा, तो ये टेस्ट देगा। ये देगा क्या? लोन पेयर हो रहा है, नहीं देगा। ये वाला देगा क्या? इसमें ये लोन पेयर मत देख लेना, तो ये आपका प्रेजेंट है और इसके बदल में लोन पेयर कंटेनिंग नहीं है, ये रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए ये टेस्ट देगा। नेक्स्ट वाला देखो, CH3CO CHO तो आ सकता है यहाँ पे, ये टेस्ट देगा। नेक्स्ट वाला COOH भी आ सकता है। ठीक, अब ये वाला, अरे ये वाला क्या है? मैंने यहाँ पे जो CH3 लिखते हो ना आप, ये एक्चुअल में क्या? COCH3, तो उसके 2 हाइड्रोजन हटा के 2 I2 लगा रखे, मतलब मैंने पहले ही नेक्स्ट आगे का स्टेप लिख करके दे रखा है, तो ये टेस्ट देगा। ठीक, नेक्स्ट वाला ये वाला, तो इसमें भी ऐसा ही कर रखा है, देखो ये सीधा मैंने पूरा सेकंड स्टेप जो था ना आपका हेलोजिनेशन, वो कंप्लीट करके दिया है, ये भी वो टेस्ट दे रहा है। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, तो यहां पे जो टेस्ट दे रहे हैं सारे क्या करेंगे? येलो पीपीटी बनाएंगे। येलो पीपीटी यानी आइडोफॉर्म बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये देखो येलो पीपीटी बनाता है। ठीक, येलो पीपीटी लिख लेना साथ में यहाँ पे। तो ये सब क्या करेंगे? जो भी टेस्ट देंगे वो येलो पीपीटी बनाएंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट लिखो क्लोरोफॉर्म, कि क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखो एक तो मेथड हमने सीख ही लिया हेलोफॉर्म रिएक्शन से, बाकी कैसे कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लो क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में लिख लेना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, सबसे पहला आपका आता है फ्रॉम मैथेन, फ्रॉम मैथेन, और ये आप एल्केन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैसे करते हैं, CH4 की रिएक्शन कराते हैं 3 मोल Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। करवाई थी आपने, क्या बनेगा, CHCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा, हुआ था ये। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी आती है सेकंड, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे क्या करना अपने को, यहाँ पे या तो आप इथेनॉल ले लो, ठीक, इथेनॉल ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप एसीटोन भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक आपने लिया, उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करते हैं वाटर के प्रेजेंस में। ठीक, ये CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्लोरोफॉर्म प्लस, अगर आपने वो लिया है इथेनॉल तो यहाँ बनेगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक, ये, और अगर आपने ये लिया है एसीटोन तो ये बनेगा आपका कैल्शियम एसीटेट, सॉल्ट बनेगा। ठीक, अब देखो मैकेनिज्म की वैसे जरूरत नहीं है, स्टेप्स देख लो क्या हुआ होगा। स्टेप्स में देख लेते हैं, स्टेप्स ही मैकेनिज्म एक ही बात है। CaOCl2 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, ये क्या कर देगा, Cl2 प्लस CaOH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब पूरा मैकेनिज्म पीछे आपने पढ़ा ही है, सिंपल सी बात है। क्या होगा, अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, चाहे आप इथेनॉल ले लो या आप एसीटोन ले लो। मान लीजिए इथेनॉल आपने ले लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, Cl2 CaOH2 के साथ करवाई। तो सिंपल सा, जैसे अभी आपने सीखा है कि हैलोजन की रिएक्शन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो सिंपल सा क्या होगा, यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और आपका एसिड बन जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। बार बार पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस एक स्टेप से आगे की रिएक्शन आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। कैसे करेंगे ये अपने को देखना है। देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना एक बार इधर। देखो होता क्या है, यहाँ पे ये आपका क्लोरल हाइड्रेट है CCl3CHO.2H2, दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। तो हम क्या करते हैं, NaOH की प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर देते हैं, अपने क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। और कैसा क्लोरोफॉर्म मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। प्लस क्या मिलेगा, HCOONA प्लस और वाटर मिलेगा। समझ आई कि नहीं आई बात, कर लेंगे ऐसे, इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन हमने क्लोरोफॉर्म का सीख लिया है। अब नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। हेडिंग लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। मेरे साथ साथ लिख लो, थियोरेटिकल पॉइंट्स है ऑफ क्लोरोफॉर्म, लिखना भाई साथ के साथ। इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार लिख लेना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हैज हायर डेंसिटी, इट हैज हायर डेंसिटी देन वाटर, इट हैज हायर डेंसिटी देन वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 61 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 61 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पॉइंट लिखो, it is less soluble in water, less soluble in water but highly soluble in organic solvents, organic solvents। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट आता है यूजेज। यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक पर्पजेज, एनेस्थेटिक पर्पज।
ठीक, मेडिकल फील्ड में काम आता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। ठीक, कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको, एक बार बोर्ड की तरफ देख लो। देखो होता क्या है, ये आपका CCl3 है, CCl3 CHO है। ठीक, ये क्लोरल है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, बेंजीन क्लोराइड के साथ करवाएंगे। ये आपका बेंजीन क्लोराइड है। ठीक, और बेंजीन क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, वाटर रिमूव कर देगा। ठीक, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, वाटर रिमूव होगा जैसे मैंने आपको दिखाया है। और तो वाटर रिमूव होने के बाद जो बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा, DDT होगा। देखो क्या होगा, Cl, यहाँ पे ये CH, यहाँ पे एक आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ेगा, क्लोरोफिनाइल। ठीक, और एक यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो अब इसका नेम क्या होगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। दो की चेन है ना, ये दो की चेन, क्या लिखेंगे, देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन लगे हैं और 2 कार्बन की चेन है, सो इट इज इथेन। तो क्या बोलोगे, DDT। समझ आया कि नहीं आया, DDT। ठीक, लिख लेंगे, ये लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसमें सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑक्सीडेशन। यानी ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा वो देखना है। तो देखो जैसे ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या देता है, COCl2 देता है प्लस HCl गैस देता है। COCl2 क्या है भाई, याद आना चाहिए आपको, यहाँ पे फोस्जिन गैस। दूसरा नेम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये कैसी गैस है, ये जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, पहले भी मैं बता चुका हूं। ठीक, तो अभी अपने लिए खतरनाक हो गई। ठीक, यानी क्लोरोफॉर्म आपने एनेस्थीसिया के लिए रखा था, अगर उसको ऑक्सीजन और लाइट अगर मिल गई तो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। आपने क्या किया था, पेशेंट को किसके लिए दिया था, एनेस्थीसिया के लिए दिया, किसका काम कर गया, जहर का काम कर गया, पेशेंट मर जाएगा। ऐसा एनेस्थीसिया दे दिया, जिंदगी भर रहेगा। तो उसको अपने को प्रिवेंट करना कैसे करेंगे, अब देखो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखा। ठीक, ये बोतल है, ठीक, ये बोतल, और इसमें हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ना पूरा ऊपर तक भर देंगे। अब आप बोलेंगे सर ऊपर तक क्यों, ताकि इसमें एयर प्रेजेंट ना रहे, जहां से इसको ऑक्सीजन ना मिले ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक, एक तो ये हो गया भाई, पूरा भर दो तो ऑक्सीजन का स्पेस ही नहीं बचेगा। फिर दूसरा क्या करते हैं, इसको ना हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कोटेड कर देते हैं, पूरी बोतल को ब्लैक कोटेड कर देंगे। या आप ये बोल दो कि ब्लैक बोतल में हम क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, ताकि क्या होगा, सनलाइट इसके पास तक ना जाए। समझ आ रही बात, तो ऐसे हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ आ रही बात। और फिर भी मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत खतरा है तो हम क्या करते हैं, इसमें 1% इथेनॉल डाल देते हैं। उससे क्या होगा, अभी मैं रिएक्शन लिख के आपको समझा दूंगा, एक बार आप ये बात मेरे साथ साथ लिख लो। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म we keep it in dark colored bottle and fill it up to brim so that it do not oxidize into COCl2। ठीक, and 1% ethanol is also added। ठीक, 1% ethanol solution is also added। समझ आ रही बात। अब देखो
आपने क्या किया, इथेनॉल ऐड किया है, तो इथेनॉल ऐड करने का क्या बेनिफिट होगा वो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। देखो इसको इस तरफ किया, ठीक है। अब देखो 1% एथेनॉल ऐड करने का क्या बेनिफिट है। मान लीजिए थोड़ा बहुत क्लोरोफॉर्म यहां से आपका फोस्जिन गैस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी आपकी किसके साथ, इथेनॉल के साथ। कैसे होगी वो बोर्ड पे देखो, देखो यहां पे ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये जो है आपका फोस्जिन गैस पॉइजनस गैस है, तो यहां से ये ऐसे HCl निकल जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा, 2 मोल HCl के निकल जाएंगे और ये बन जाएगा, ठीक। ये आपका नॉन पॉइजनस कंपाउंड है, ठीक, समझ आ रही बात, दिस इज नॉन पॉइजनस। अब देखो क्या हुआ, हमारी रिएक्शन मान लीजिए थोड़ी बहुत क्लोरोफॉर्म के पास एयर और लाइट पहुंच गई, थोड़ा बहुत उसका ऑक्सीडेशन होकर फोस्जिन गैस बन भी गई, तो उसको कौन खत्म कर देगा, 1% एथेनॉल जो हमने ऐड किया था वो खत्म कर देगा। समझ आ गई बात। तो ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CHCl3 की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएं, एसीटोन के साथ करवाएं, तो क्या बनता है भाई, यहां पे आपका बनेगा CH3 CH3 OH और CCl3, दिस इज क्लोरीटोन। क्लोरीटोन ये क्या है, हिप्नोटिक है, ठीक, समझ आया कि नहीं यार। फिर इसके बाद मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं, HNO3 के साथ, ठीक। इसमें क्या होता है, HONO2 ऐसे रिएक्शन होगी, वहां से H+ यहां से OH जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NO2 CCl3, ठीक। ये क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रीन, ठीक। और क्या बोलते हैं, टीयर गैस, और क्या बोलते हैं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, और क्या बोल सकते हैं, ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन भी बोल सकते हैं। और ये टीयर गैस है, आंसू गैस है, वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं और रूम में ये गैस छोड़ दी जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो, टीयर गैस छोड़ दी तो आंसू आ जाएंगे, लाफिंग गैस छोड़ दी तो आप हंसने लग जाओगे, दोनों छोड़ दी तो समझ ही नहीं आएगा हंस रहे हो या रो रहे हो, ठीक। दोनों एक साथ छोड़ दी तो क्या होगा, ये मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं समझा रहा, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए इसकी रिएक्शन यहां पे कैसे करवाई जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 परऑक्साइड, तो यहां पे ये CCl3 ये परऑक्साइड बनता है आपका, तो ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। कर लेंगे ऐसे, समझ आ रहा ना, ज्यादा ही सी लिख दे रहा हूं, देखो ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो इसके बाद मान लीजिए यहां पे क्या कर दिया जाए, इसकी रिएक्शन 6Ag के साथ करवा दी जाए, तो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, एसिटाइलिन गैस बन जाएगी। एसिटाइलिन गैस इज यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक। ये पहले भी हम लिख चुके हैं, तो इसको लिख लो, इतना ही आज आपको करना है। बाकी इसमें क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें हमारी मेन रिएक्शन और बची हुई है, जैसे राइमर टाइमन रिएक्शन है और एक हॉफमैन कार्बिल अमाइन टेस्ट है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज हमने काफी पढ़ लिया, इतना ही काफी है। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, अगर स्टार्टिंग से करें तो आज हमने हैलोजन डेरिवेटिव नया चैप्टर स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा और बेसिक में हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड होते हैं, एराइल हैलाइड होते हैं। एल्काइल हैलाइड में मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये सब बातें हमने देखी थी। एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है और एराइल हैलाइड है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, मोनो हेलो डेरिवेटिव, इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन से या हैलोजन डेरिवेटिव से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, ईथर से कैसे बनाएंगे, ये सब हमने GOC2 में पढ़ा हुआ है। और GOC2 में कहां से कैसे रिवाइज करना वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बार मैंने कोशिश भी की कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करवाई जाए। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने पढ़ी थी हुंस-डिकर रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, RCOAG की रिएक्शन Cl2 CCl4 के साथ या Br2 CCl4 के साथ कराएंगे तो RCl या RBr बनेगा। फिर इसके बाद अगर I2 के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे I2 यहां पे एल्काइल आयोडाइड नहीं देगा, एस्टर बना लेता है। इसका रीजन क्या है कि ये जो I रेडिकल बनता है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि I रेडिकल बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये पहले भी मैं आपको
एल्केन में सिखा चुका हूं। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल किया, एग्जांपल के बाद हमने क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, अमाइन नहीं लिखा मैंने यहां पे, प्राइमरी अमीन विद टिल्डेन, टिल्डेन के साथ रिएक्शन देखी थी, तो सीधा प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर टिल्डेन के साथ कराई जाए क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, N2 गैस और H2O। ये रिएक्शन आपकी आईआईटी में पूछी हुई है, ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जो आईआईटी में पूछा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको मेन डेंसिटी पे ध्यान देना है, अल्काइल आयोडाइड की और ब्रोमाइड की वाटर से ज्यादा है, क्लोराइड और फ्लोराइड की कम होती है। फिर बॉइलिंग पॉइंट आपने सिंपल मेथड सीख चुका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो देखेंगे अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड से कम क्लोराइड का, क्लोराइड से कम अल्काइल फ्लोराइड का होता है। फिर हमने क्या देखा था, ये एग्जांपल किया था, ये आप इजीली कर सकते हैं। अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन को अगर कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट में, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का होगा। फिर क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमने क्या पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड का होगा, बिकॉज इनमें क्या है, पोलर बॉन्ड है, जिसके कारण आपस में क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। और एल्केन आपकी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉर्मली वो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए उनका कम होगा, ठीक। नेक्स्ट हमने बात की थी, ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एनसीईआरटी में आपके डाइक्लोरोबेंजीन के दिए हुए हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इनमें अगर बात की जाए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, मेटा का दोनों कंडीशन में कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट भी। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, ऑर्थो का ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड, इसमें पोलरिटी ज्यादा होती है। और अगर बात की जाए मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। ये आपको रिवाइज हो गया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने सोल्यूबिलिटी की थी, अल्काइल हैलाइड वाटर में कम सोल्यूबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये ऑर्डर आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि आईआईटी में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑर्डर पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी में भी टेबल में दिया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल फ्लोराइड, उससे कम किसका होगा, मिथाइल ब्रोमाइड, और सबसे कम मिथाइल आयोडाइड का होगा। एक सिंपल एग्जांपल ये मैंने आपको समझाया था। फिर इसके बाद टेस्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम GOC2 में और एल्केन में कर चुके हैं। फिर डाई हैलाइड आ गए थे, डाई हैलाइड में भी इनका जो प्रिपरेशन है वो GOC2 में सीख चुके हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम GOC2 में सीख चुके हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया रिएक्शन विद केसियन, यहाँ पे NSR होनी है, तो NSR होकर के क्या बनेगा भाई, आपका हैलाइड हटेगा, साइनाइड बन जाएगा, CN लग जाएगा, तो CN का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो एसिड बन जाएगा। तो फिर एसिड को मैंने हीट करना आपको सिखाया था। एसिड को जब आप हीट करते हो तो दो COH ग्रुप के बीच में 0 कार्बन या 1 कार्बन है, तो हीट करने पे CO2 गैस निकल जाएगी, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COH ग्रुप के बीच में 2 या 3 कार्बन है, तो उसको हीट करने पे वाटर रिमूव हो जाएगा और वहां पे एनहाइड्राइड बन जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COH ग्रुप के बीच में 4 या 5 कार्बन है, तो हीट करने पे CO2 भी निकलेगी, वाटर भी निकलेगा, और आपका कीटोन, साइक्लोकीटोन बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आ गई। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, तो ये रिएक्शन आपने देखी थी कि आपका मिथाइल कीटोन हो या 2 एल्केनॉल हो, तो वो X2 अल्कली के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, हेलोफॉर्म बना लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ये मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था, ओवरऑल रिएक्शन बताई थी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर मैंने आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन की, आइडोफॉर्म बनता है कि इस रिएक्शन में हम I2 अगर ले लेंगे हैलोजन का, तो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा, जो येलो PPT बनाता है, जिसकी वेपर डेंसिटी 197 होती है। तो यहाँ पे ओनली आपको ये पॉइंट याद करना है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट या पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है। तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट या पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर बात की जाए, तो कौन देंगे, सबसे पहले ऑल मिथाइल कीटोन देंगे, ठीक, ऑल मिथाइल कीटोन, ओनली एसिटाल्डिहाइड, ऑल 2 एल्केनॉल एंड इथेनॉल, ठीक। और कौन देंगे, ये आपके 2 हैलाइड या 2 डाई हैलाइड भी देंगे, ठीक। ये मैंने आपको करके दिखाया था। नेगेटिव टेस्ट किसमें होगा, अगर CO के बगल में लोन पेयर कंटेनिंग अगर एटम आ जाता है, तो ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, यानी नेगेटिव टेस्ट देंगे, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, यहां से आप रिवाइज कर देना। क्लोरोफॉर्म मैंने पढ़ा था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये फ्रॉम मेथड आप सिंपल सीख चुके हो, FRSR यहाँ पे होता है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर वाला भी नॉर्मल ही है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या CaCl2 है, वाटर डालो, Cl2CaOH ट्वाइस बन जाएगा, वही बन गया आपका हेलोजन और बेस। तो फिर वो सिंपल क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पीछे भी कोई रिएक्शन रह गई क्या, प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट से को हीट कर दो, NaOH की प्रेजेंस में प्योर क्लोरोफॉर्म आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। DDT वाली रिएक्शन आप ध्यान रख सकते हो, बस ये एक रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। क्या करना है, क्लोरल ले लिया, क्लोरल की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई,
इसकी क्लोरोबेंजीन के साथ करवाई गई इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और DDT बन जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CHCl3 ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन देखी है कि क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन मिल जाए या एयर मिल जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फोस्जिन गैस बन जाएगी। ठीक, यानी कार्बोनिल क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ पे कार्बोनिल गैस लिख दिया मैंने, कार्बोनिल क्लोराइड लिखते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। ये कैसी गैस है, ये आपकी पॉइजनस गैस है। ठीक, इसको ये देखो, अब ये पॉइजनस गैस बन गई। वैसे क्लोरोफॉर्म को हम एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, और अगर मान लो उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। आपने एनेस्थीसिया दिया और एनेस्थीसिया सदा के लिए मिल गया, मतलब इंसान मर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो अपने को ऑक्सीडेशन को रोकना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं और उसको पूरा ऊपर तक भर के रखते हैं ना, ताकि उसमें एयर ना जाए, और डार्क इसलिए रखते हैं ताकि उसमें लाइट ना जाए। फिर भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें हम 1% एथेनॉल डाल देते हैं, जो बने हुए COCl2 क्या कर देगा, नॉन पॉइजनस कर देगा। फिर इसके बाद हमने ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन देखी थी, ये एसीटोन के साथ क्लोरीटन बना लेता है जो हिप्नोटिक है। फिर इसके बाद HNO3 के साथ ये क्या बनाएगा, क्लोरोपिक्रिन यानी टीयर गैस बना लेता है, NO2CCl3। ठीक, ये आपकी टीयर गैस है, आंसू गैस है, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की गई थी। फिर ये दो सिंपल रिएक्शन, इनकी कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात, इनकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना। कोई डाउट है क्या, एक बार ये जरूर देख लेना, है ना, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। ये आपका रिवीजन हो गया, अच्छे से पूरा लेक्चर आपका रेडी हो गया। कल का जो लेक्चर है बिल्कुल छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि हम उसमें नेम रिएक्शन करेंगे। ठीक, कल के लिए आपको तैयार रहना, इसको अच्छे से रिवाइज करके तैयार रहो। और आप NCERT में भी एक काम करेंगे, अब एक काम कर लो, NCERT में है ना, आप अराइल हैलाइड को छोड़ करके पूरा पढ़ लो। पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ GOC 2 में पढ़ा रखा है, कुछ आज पढ़ा दिया, लेकिन कंप्लीट पढ़ा रखा है। अराइल हैलाइड को छोड़ दो, अराइल हैलाइड की NCERT को छोड़ के पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हो। एक काम कर लो, अराइल हैलाइड की NCERT ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्काइल हैलाइड की ज्यादा है, तो आधा पढ़ लो आज, आधा कल के बाद, कल वाले लेक्चर के साथ पढ़ लेना, क्योंकि कल का लेक्चर थोड़ा छोटा लेक्चर भी है। ठीक है, थैंक यू।